चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने। पेरेंट्स से वीडियो गेम्स नेसेसरीली अफेक्ट द एकेडमिक रिजल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन विच इज कॉन्ट्रेरी विथ द परसेप्शन ऑफ मोस्ट टीचर्स। ठीक है, अब समझते हैं क्या इसका मीनिंग है। देखो, इसमें बताया जा रहा है कि पेरेंट्स का ये कहना है या पेरेंट्स कहते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि पेरेंट्स में एस लगा है। ठीक है, एस लगा है, इसका मतलब ये हमारा प्लूरल। ठीक है दोस्तों, क्या है ये? प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर ये पेरेंट्स किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो देखो, इसका मीनिंग पहले समझते हैं कि पेरेंट्स ये कहते हैं कि वीडियो गेम जो है वो नेसेसरली अफेक्ट, वो क्या करते हैं? वो अफेक्ट करते हैं, वो प्रभाव डालते हैं किस पर? एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक रिजल्ट के ऊपर वो प्रभाव डालते हैं। वीडियो गेम बच्चों के रिजल्ट्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और विच इज कॉन्ट्रेरी विद द परसेप्शन ऑफ मोस्ट टीचर, और ये चीज जो है बिल्कुल कॉन्ट्रेरी है। अब कॉन्ट्रेरी का मीनिंग होता है बिल्कुल अपोजिट है। ठीक है ना, किसके अपोजिट है? परसेप्शन ऑफ मोस्ट टीचर। परसेप्शन का मतलब होता है थिंकिंग। जो ज्यादातर जो टीचर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है उससे ये बात बिल्कुल उलट है, उसके अपोजिट है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग जो है इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये नाउन है आपका, इससे शुरुआत हो रही है पेरेंट्स, और ये हमारा क्या है? प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन है तो वर्ब कैसा होना चाहिए? प्लूरल वर्ब होना चाहिए, जो कि बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स का रूल यहाँ पर एग्री कर रहा है। सब्जेक्ट जो है उसके साथ वर्ब बिल्कुल बराबर है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब बिल्कुल बराबर। ठीक, आगे चलें। तो पेरेंट्स से वीडियो गेम्स नेसेसरीली अफेक्ट, तो वीडियो गेम जो है वो क्या कर सकते हैं? नेसेसरीली। नेसेसरीली हमारा एडवर्ब है दोस्तों। ठीक है, क्या है? एडवर्ब है, और ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये डिफाइन कर रहा है अफेक्ट को। ठीक है, अफेक्ट आपका क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, अफेक्ट क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना। ठीक है, असर डालना या प्रभाव डालना, ये इसका मीनिंग आ जाएगा। दोस्तों, एक और वर्ड होता है इफेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना, एक और वर्ड होता है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब ये हमारा जो है इफेक्ट नाउन होता है, और अफेक्ट जो है वो हमारा वर्ब होता है। ये आप याद रखना। ठीक है, इफेक्ट जो है इसका मतलब होता है कि इसका परिणाम। इफेक्ट का क्या मतलब है? परिणाम, जो कि आपका एक नाउन है। तो दोनों का डिफरेंस आप लोग याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पेरेंट्स का ये मानना है कि वीडियो गेम्स जो है ये नेसेसरीली क्या करते हैं? ये अफेक्ट करते हैं, प्रभाव डालते हैं किसके ऊपर? द एकेडमिक रिजल्ट्स, एकेडमिक रिजल्ट्स के ऊपर, परिणाम के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ऑफ किसके? चिल्ड्रन। अब देखो, ऑफ प्रीपोजिशन आया दोस्तों। अब ऑफ प्रीपोजिशन आता है, उसके बाद जनरली जो है नाउन कैसा होता है? प्लूरल नाउन होता है, जो कि बिल्कुल बराबर है। ठीक है ना, तो अभी तक जो हमने पढ़ा उस हिसाब से ए के अंदर कोई एरर नहीं। ए वाला करेक्ट, बी वाला हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, दोनों हमारे करेक्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। ऑफ चिल्ड्रन विच इज कॉन्ट्रेरी विथ, विच इज जो कि क्या है? अब देखो, यहाँ पर विच जो है ये क्या है दोस्तों? रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो किसके लिए लगता है? इसके पहले जो एंटीसीडेंट है, क्या है? एंटीसीडेंट है। इसका मतलब इसके पहले वाला जो भी नाउन है उसके लिए ये लगा है। ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने कंसेप्ट क्लियर करते जाओ, चाहे यहाँ पर एरर हो या ना हो, बट आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते जाओ। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि एरर में कौन सा एरर आ जाए, कौन से क्वेश्चन किस तरह का एरर आ जाए। तो हर तरह का एरर आपको सॉल्व करना आना चाहिए, और उसके लिए आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो रिलेटिव प्रोनाउन, और ये किसके हिसाब से लगता है? इसके पहले वाले नाउन के हिसाब से। जैसे आप बताओ मुझे कि ये जो विच है ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया? क्या विच हमारा चिल्ड्रन के लिए है या फिर रिजल्ट के लिए है?
दोस्तों विच जो है ये किसके लिए है, विच इज कॉन्ट्रेरी विद द परसेप्शन, की ये बिल्कुल अपोजिट है उस जो सोच है, जो थिंकिंग है टीचर की उससे। मतलब यहाँ पर हम लोग जो है चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे, ये जो विच है ये चिल्ड्रन के लिए नहीं लगा है, ये किसके लिए लगा है दोस्तों, रिजल्ट्स के लिए। आया समझ में आया कि ये किसके लिए लगा है, देखो रिजल्ट्स विच इज कॉन्ट्रेरी, जो कि कॉन्ट्रेरी है। तो यहां पर ये जो रिजल्ट है, ध्यान देना, ये जो रिजल्ट है ये हमारा प्लूरल नाउन है, विच का ये क्या है, एंटीसीडेंट है, ठीक है ना। अगर हम लोग जो है यहां पर अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं, ध्यान देना, यहां पर अगर हम किसी पर्सन की बात करते हैं उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं, हु लगाते या फिर whom लगाते मीनिंग के हिसाब से, क्योंकि ये who और whom जो शब्द है रिलेटिव प्रोनाउन ये हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और किसी परिणाम देने के लिए, किसी परिस्थिति सिचुएशन के लिए या फिर किसी मटेरियल के लिए हम लोग विच या फिर दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो देखो एकेडमिक रिजल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन, विच इज जो कि क्या है, तो किसकी बात हो रही है, जो कि क्या है दोस्तों, विच इज कॉन्ट्रेरी, विच इज जो कि पेरेंट्स, एक मिनट, विच इज कॉन्ट्रेरी विद द से दैट द वीडियो गेम नेसेसरली अफेक्ट द रिजल्ट academic results of the children which is contrary अच्छा affect the results, say that the video games necessarily, ठीक है। तो देखो यहाँ पर which is contrary with, अब देखो यहाँ पर एक और एरर हमारा दिखाई दे रहा है, ये लिखा है आपका contrary with। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है दोस्तों contrary, contrary जो है इसके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, ध्यान देना दोस्तों, कॉन्ट्रेरी जो है इसके बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है और जो कि होता है टू। क्या होता है, कॉन्ट्रेरी के बाद टू प्रीपोजिशन हम लोग लगाते हैं, कॉन्ट्रेरी के बाद विथ जो है ये नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये हमारा एरर आ गया कि कॉन्ट्रेरी के बाद टू आता है। अच्छा, एक और सिमिलर मीनिंग का वर्ड होता है, इसी को हम इस एक्सप्रेशन से भी लिख सकते हैं कि in contrast with। तो यदि आपको लिखना है कि देखो इन दोनों का जो मीनिंग है वो होता है अपोजिट। क्या मीनिंग होता है, इसके विपरीत या फिर अपोजिट, इस तरीके से हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर हमको ये सेंस दिखाना है कि पेरेंट्स जो है वो तो वीडियो गेम उनके लिए, उनको लगता है कि वीडियो गेम जो है इसके कारण हमारे बच्चों का रिजल्ट खराब हुआ, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टी जो सोच है, इससे बिल्कुल अपोजिट सोच कुछ टीचर्स की है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को बताने के लिए हम लोग ये दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे पढ़ते हैं, पेरेंट्स से वीडियो गेम्स नेसेसरीली अफेक्ट द एकेडमिक रिजल्ट्स ऑफ चिल्ड्रन विच इज कॉन्ट्रेरी टू द परसेप्शन ऑफ मोस्ट टीचर। या तो आप ऐसे बोलो या फिर आप बोल सकते हो इन कॉन्ट्रास्ट विद, कॉन्ट्रेरी टू के बदले क्या बोल सकते हो, इन कॉन्ट्रास्ट विद, दोनों यूज कर सकते हो। एरर हमारा जो है दोस्तों सी वाले सेक्शन में हमारा एरर है ना। आप बिल्कुल सीधा सीधा ये समझो विथ के बदले हम लोग टू लगाने वाले हैं। बाकी हमने जैसे कि देखा कोई भी किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी करेक्ट है, ठीक है। मोस्ट देखो मोस्ट है, मोस्ट के बाद टीचर्स, मोस्ट जो वर्ड है उसके बाद प्लूरल नाउन आना है, तो ये भी प्रॉपर है, इसमें कोई एरर नहीं, ठीक। तो सी वाला जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा 65 वाला क्वेश्चन, इसको पढ़ते हैं हम। Now as most of the prisons in India will have a telephonic facility, soon the prisoner will have the telephonic facility, और यहाँ पर आ गया हमारा कॉमा, soon the prisoners now won't have to make calls in discreet manner through smuggled mobile phones। क्या इसका मीनिंग है दोस्तों कि अब जो है ज्यादातर जो जेल है भारत में,
है ना, मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स, ज्यादातर जो जेलें हैं भारत में, विल हैव अ टेलीफोनिक फैसिलिटी, कि उनके पास क्या होने वाली है, टेलीफोनिक फैसिलिटी, मतलब उनके पास जो कैदी वगैरह हैं उनको फोन, अपने घर पर फोन करने के लिए जो है जेल से ही उनको ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी, सुविधाएं उनको दी जाएगी। इससे क्या होगा, सून, है ना, इससे क्या होगा कि जल्दी ही जो प्रिजनर्स हैं, कैदी है, नाउ वोंट हैव टू मेक कॉल्स इनडिस्क्रीट, मतलब कॉल्स इनडिस्क्रीट का मतलब होता है कि छुपके से, इनडिस्क्रीट जो है आपका ये एक फ्रेज है दोस्तों, और इसका मतलब होता है छुपके से, चोरी छुपे जिसको बोलते हैं, ठीक है, छुपके से या फिर चोरी छुपे, इस तरीके से। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अब जो है जल्दी ही क्या होने वाला है कि ये प्रिजनर्स जो कैदी हैं इनको ये चोरी छुपे फोन नहीं कर पाएंगे, डिस्क्रीट मैनर से फोन नहीं कर पाएंगे थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन्स। और ये क्या करते थे कि छुपके से जो है जो जेल के अंदर जो कर्मचारी हैं उनसे साठगांठ बनाकर जो है चुपके से चोरी से वो मोबाइल फोन लेकर आते थे और फिर उससे फोन करते थे, ठीक है। और इलीगल एक्टिविटीज थी भाई, मोबाइल फोन्स जो है वो तो जेल में अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग कहीं से चुपके से स्मगल करके जो है मोबाइल फोन को लेकर आते थे और बात करते थे। तो अब ये जो प्रॉब्लम है इसका समाधान कैसे निकाला जेल प्रशासन ने, उन्होंने क्या किया कि अब उसके अंदर ही रिकॉर्डेड एक पूरा टेलीफोनिक फैसिलिटी जो है इन्होंने प्रोवाइड करवा दी जेल के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा कि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो अब नहीं होने वाली हैं, ठीक है। तो मीनिंग तो हमारा स्पष्ट है। अब देखते हैं कि एरर हमारा क्या है। देखो फर्स्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है कि नाउ एज मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स इन इंडिया विल हैव, तो एक एक करके हम देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है ये मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स, तो दोस्तों याद रखो ये मोस्ट और ऑफ प्रीपोजिशन आया, मतलब इसके बाद जो है क्या आने वाला है प्लूरल नाउन आने वाला है, ठीक है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, एनी ऑफ, ये सम ऑफ, एनी ऑफ, मेनी ऑफ, इस तरीके से कोई भी आपका सेंटेंस वर्ड आता है तो उसके बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं, प्लूरल नाउन लगाते हैं। और यहां पर भी आप देखो कि मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स प्लूरल नाउन लगा है। तो चलिए ये एक्सप्रेशन हमारा बराबर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं शुरू में, देखो नाउ, अब, एज मतलब क्योंकि। अब दोस्तों एज जो है कुछ और वर्ड हम देखते हैं, जैसे एज हो गया या फिर इफ हो गया या फिर वेदर वेदर हो गया। दोस्तों ये जितने भी आपके कंजंक्शंस है, ठीक है, ये जितने आपके कंजंक्शंस है, इनके बाद ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, इनके बाद जो सेंटेंस आता है, इनके जस्ट बाद में जो सेंटेंस आता है वो क्या होता है दोस्तों, कंडीशनल। वो क्या होता है, कंडीशनल सेंटेंस होता है। अब इसका एक रूल है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। इसमें आप एक चीज देखो कि यहाँ पे देखो कॉमा कहाँ तक है, यहाँ तक कॉमा है, और उसके बाद सून जो प्रिजनर नाउ वोंट हैव टू मेक कॉल्स इन डिस्क्रीट मैनर थ्रू स्मगल्ड मोबाइल फोन। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हमारे पास दो सेंटेंस हैं, यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस जो कि किससे जुड़ा हुआ है, एज से, जो कि एक कंडीशनल वर्ड है, और सून से लेके पूरा लास्ट तक। तो यहां हम जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा हो गया कंडीशनल वर्ड, ठीक, कंडीशनल वर्ड हो गया एज, ठीक है। अब एज के जस्ट बाद, ध्यान देना दोस्तों, एज के जस्ट बाद में आपका जो सेंटेंस है, ठीक है, उसको हम नाम दे देते हैं उसको हम नाम देते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस, या फिर आप इसको सब ऑर्डिनेट क्या बोल सकते हो, सब ऑर्डिनेट क्लॉज इसको बोल सकते हो, ठीक है। और एकदम सरल भाषा में अगर हम बात करें तो हम इसको जो है सपोर्टिंग क्लॉज बोल सकते हैं, सपोर्टिंग सेंटेंस, सपोर्टिव, उसको हम सपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। मतलब
एक ऐसा क्लॉज, एक ऐसा सेंटेंस जो अपने आप में अधूरा है, किसी दूसरे सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, किसी मुख्य सेंटेंस के ऊपर वो क्या करता है दोस्तों, निर्भर करता है। तो एक तो कंडीशनल सेंटेंस हो गया और दूसरा जो है वो हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ये हमारा है प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ध्यान रखना ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। अब इन दोनों के हम रूल देखते हैं। देखो दोस्तों, तो याद रखना कि ये जो एस के जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है, ध्यान देना, जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो आपका आता है किसमें, यदि वो आता है सिंपल प्रेजेंट, ध्यान देना वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वो आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये जो मेन क्लॉज है, मेन जो सेंटेंस है वो हमारा हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। किसमें हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर में होने वाला है। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उधर सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों, यहां बना देते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या फिर शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, सीधे सरल तरीके से मैं बताऊं तो एक चीज याद रखना दोस्तों कि ये जो कंडीशनल वर्ड आपका कभी भी आता है वो उसके जस्ट बाद वाला जो सेंटेंस है वो कभी भी आप क्या नहीं करने वाले हो, फ्यूचर टेंस में नहीं लगाने वाले हो। बस आप इतना याद रखो, वो या तो सिंपल प्रेजेंट में होगा या फिर पास्ट टेंस में होगा, लेकिन फ्यूचर टेंस में कभी भी नहीं होने वाला है। बस आप इतना याद रखो, ठीक है। या तो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है या फिर पास्ट टेंस में हो सकता है, और जो सेकेंड सेंटेंस है मतलब सबऑर्डिनेट आपका जो कंडीशनल सेंटेंस जो है उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में आ सकता है, या तो पास्ट फ्यूचर में वुड शुड कुड ये सब लगकर आ सकता है, या फिर सिंपल फ्यूचर में विल शैल लगकर आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि एज आ गया, ठीक है, एज आ गया या फिर इफ आ गया या फिर वेदर, ये शब्द अगर आपके कहीं आते हैं और उसके बाद जो सेंटेंस आपका होता है दोस्तों, वो सेंटेंस कभी भी आपका क्या नहीं होने वाला है, फ्यूचर टेंस में नहीं होने वाला है। वो सेंटेंस आप क्या नहीं करोगे, फ्यूचर टेंस में नहीं करने वाले हो। बस आपको ये याद रखना है। अब यहां पर देखो कि नाउ एज मोस्ट ऑफ द प्रिजन्स इन इंडिया हैव अ टेलीफोनिक फैसिलिटी, यहां पर हैव जो है वो क्या हो जाएगा आपका, अब आपका मेन वर्ब की तरह काम करेगा। विल हम लोग यहां पर नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि एज के बाद कंडीशनल सेंटेंस आता है और कंडीशनल सेंटेंस जो है वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं आता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो फ्यूचर टेंस में नहीं आएगा। आंसर क्या होगा, नाउ एज मोस्ट ऑफ द प्रिजनर्स इन इंडिया हैव अ टेलीफोनिक फैसिलिटी, और सून द प्रिजनर्स नाउ वोंट, देखो ये आ गया विल नॉट, ठीक। तो यहां आ सकता है सेकेंड सेंटेंस, won't have to make calls in discreet manner through smuggled mobile phones। बाकी कोई एरर नहीं, एरर जो है हमारा ये वाला रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ। बिल्कुल याद रखो आप लोग, इसके कॉम्प्लिकेशंस में मत जाओ, लेकिन सरल तरीके से याद रखो कि कोई भी ऐसा वर्ड, कंडीशनल वर्ड जैसे इफ है या फिर हमारा क्या बताया था मैंने, वेदर बताया था या एज बताया था, इसके जस्ट बाद जो सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, वो कभी भी फ्यूचर टेंस में नहीं होना चाहिए। अगर वो फ्यूचर टेंस में है उसको आप सिंपल प्रेजेंट बना दो, ठीक है। अगर पास्ट फ्यूचर में है तो उसको पास्ट टेंस बना दो, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में नहीं। और जो सेकेंड सेंटेंस है कॉमा के बाद में जो प्रिंसिपल क्लॉज है उसको हमको फ्यूचर में करना है। यहां पे अगर पास्ट टेंस का पूरा होता तो वोंट के बदले वुडंट हो जाता। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 वाला हमारा क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो यहाँ पर है द नागालैंड स्टेट। यहाँ पर नागालैंड स्टेट का मतलब है कि नागालैंड स्टेट की जो अथॉरिटी है उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि द नागालैंड स्टेट हैज नॉट and will never represent the national decision of the Naga people as stated by most of its people। क्या इसका मीनिंग है दोस्तों कि यहाँ पर देखो द नागालैंड स्टेट मतलब ये जो नागालैंड स्टेट की जो अथॉरिटी है हैज नॉट
एंड विल नेवर क्या करेगी, रिप्रेजेंट क्या, द नेशनल डिसीजन, कभी भी वो रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं जो नेशनल डिसीजन है किसका, नागा पीपल का, उसको कभी भी ये रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं, जैसा कि ज्यादातर लोग जो है इन्होंने बताया, जैसे कि ज्यादातर लोगों द्वारा क्या किया गया, स्टेट किया गया, बोला गया। ठीक, मीनिंग हमने देखा। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहाँ पर द नागालैंड स्टेट ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। नागालैंड स्टेट क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। चलिए कोई इशू नहीं। अब अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इसका जो वर्ब होने वाला है वो भी सिंगुलर वर्ब होने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखो यहाँ पर लिखा है हैज, बिल्कुल सही है, सिंगुलर वर्ब है। चलिए ये करेक्ट है। तो नागालैंड पीपल, द नागालैंड स्टेट हैज नॉट, ठीक है, हैज नॉट, उसने कभी भी नहीं। एंड आ गया दोस्तों, विल नेवर। अब एंड का हम देखते हैं, एंड का क्या रूल हमने पढ़ा था, समझा था। एंड में हमने देखा था कि दोनों साइड जो है सेम सेंस के वर्ड आते हैं, सेम सेंस, ठीक है, सेम सेंस के जो है हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ड लगाते हैं दोनों साइड, इधर भी और इधर भी सेम सेंस वर्ड, दोनों साइड एक ही सेंस के वर्ड लगते हैं। क्या मतलब है कि अगर इधर नाउन है तो यहाँ पर नाउन होगा, ठीक है, वर्ब हुआ तो वर्ब होगा, एडजेक्टिव हुआ तो इधर भी क्या होने वाला है, एडजेक्टिव ही होने वाला है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर, अच्छा जो टेंस हुआ, यहाँ पर जो टेंस है उसी टेंस का सेंटेंस एंड के बाद नॉर्मली हम लोग देखते हैं या उसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। देख जैसे यहाँ पर क्या लिखा है हैज नॉट। अब देखो हैज है दोस्तों, तो हैज के बाद क्या आना चाहिए बताओ आप, हैज के बाद क्या आता है, हैज या फिर हैज नॉट, उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखते हैं, एंड विल नेवर। तो देखो विल जो है यहाँ पर विल है और विल के बाद नेवर, नेवर के बाद वर्ब, और वर्ब कौन सा, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखो कि एंड से दोनों सेंटेंस जुड़े हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो टेंस के जो स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर टेंस के किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। चलिए देखो आप इधर, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैज नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। और एंड के बाद में आप देखो क्या लिखा है, विल नेवर, ठीक है, विल नेवर, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। देखो अगर ऐसा होता, ध्यान देना, अगर ऐसा होता कि द नागालैंड पीपल विल नॉट एंड विल नेवर रिप्रेजेंट, तो अगर दोनों सेम सेंस में होता तो हम लोग जो है एक ही स्ट्रक्चर को फॉलो करते, हम इसी को फॉलो करते, ठीक है ना। या फिर ऐसा होता कि नागालैंड स्टेट हैज नेवर एंड हैज नेवर रिप्रेजेंट, इस तरीके से कुछ होता, सेम टेंस में अगर होता तो हमारा यहाँ पर लगता कि चलिए ये करेक्ट है। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ हमको जो है दोस्तों मिसिंग लग रहा है। क्या मिसिंग लग रहा है, आप देखो कि यहाँ पर हैज नॉट और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, भाई हैज के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, और यहाँ आप देखो कि विल नेवर रिप्रेजेंट, वर्ब का क्या दिया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, और इसके हिसाब से, विल के हिसाब से ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ये एकदम एक्यूरेट है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग जो है वे हैज नॉट के बाद यहाँ कोई वर्ब का फर्स्ट थर्ड फॉर्म लिखेंगे और वो कौन सा वर्ड होगा, रिप्रेजेंट का ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा हैज नॉट रिप्रेजेंटेड, ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अब आप देखो कि द नागालैंड स्टेट हैज नॉट रिप्रेजेंटेड एंड विल नेवर रिप्रेजेंट क्या, द नेशनल डिसीजन ऑफ नागा पीपल एज स्टेटेड बाय मोस्ट ऑफ इट्स पीपल। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर हुआ। फिर से ये हमारा रॉन्ग है, फिर से बताता हूं, देखो आप टेंस को ध्यान से देखो, भाई यहाँ पर क्या है, परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ रहा है, ठीक है। अब अगर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस आ रहा है तो हैज, उसका फॉर्मूला क्या है, हैज, और नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद एंड से कनेक्टेड है। इसका क्या मतलब है कि वर्ब हमारे सेम होने वाले, मतलब एंड के बाद जो वर्ब है वही वर्ब वहां होने वाला है, ठीक है। तो देखो विल नेवर
रिप्रेजेंट, तो ये रिप्रेजेंट का थर्ड फॉर्म रिप्रेजेंटेड हो जाएगा, ए वाले में हमारा एरर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं और कोई एरर है क्या। तो नागालैंड स्टेट हैज नॉट रिप्रेजेंटेड एंड विल नेवर रिप्रेजेंट, कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगा क्या, द नेशनल डिसीजन, उस नेशनल डिसीजन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जो कि किसका है, नागा पीपल का है। चलिए ठीक है, एज स्टेटेड बाय, और ये बात जो है किसने बताई या किसके द्वारा बताई गई, स्टेटेड बाय मोस्ट ऑफ इट्स पीपल, की ज्यादातर इसके जो लोग हैं नागालैंड के, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के एरर्स जो है वो भी आपके क्लर्क के एग्जाम में आते हैं। आप लोगों को हर तरीके से प्रिपेयर होके चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।